एपिसोड 15 लापरवाह अरशद। रूम नंबर B367 एटो इस होटल के सबसे महंगे कमरों में से एक था। इसका मतलब इसका बॉयफ्रेंड जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। ईशान मन में ये सोच रहा था। इस बात का फायदा उठाकर अनन्या आगे निकल गई। मैनेजर ईशान को पहचानता था। उसने कहा, सर, मे आई हेल्प यू? मैनेजर की आवाज़ सुनकर ईशान होश में आया। अनन्या को वहां ना पाकर उसने मैनेजर से पूछा, वो लड़की जो भी यहाँ थी वो कहाँ गई? मैनेजर ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, सर, क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं? तो ईशान चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं उससे बिना जान पहचान से बात कर रहा था? तो मैनेजर ने बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? ईशान नाराजगी से बोला। मैनेजर को कुछ कहते नहीं बना। ईशान एक अमीर फैमिली का बेटा था, ऊपर से वो इस होटल के ओनर मिस्टर व्यास का खास भी। सॉरी सर, कहते हुए मैनेजर ने अपना सिर झुका लिया। तो ईशान आसपास देखते हुए बोला, ठीक है, अब तुम जाओ। ओके सर, कहकर मैनेजर वहां से चला गया। ईशान आसपास देखते हुए अपने बालों को खुजलाते हुए खुद से बोला, रूम नंबर B327? नहीं, रूम नंबर B367। हाँ, शायद यही था। यस, रूम नंबर B367 ही था। अब देखता हूँ तुम कब तक मुझसे छुपती हो। रूम नंबर B367 का डोर ओपन हुआ। रूम के अंदर आते ही अनन्या ने दरवाजा बंद कर दिया। उसे परेशान देखकर कमरे में मौजूद श्रुति बोली, अनन्या, क्या हुआ? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है? आर यू ओके? अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और जाकर सोफे पर बैठ गई। कमरा काफ़ी बड़ा था और काफ़ी लग्जरियस भी। इसके साथ ही रूम में 10 सीटेड डाइनिंग टेबल की भी अरेंजमेंट थी। श्रुति अनन्या के पास बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ बताओगी? और तुम अकेले यहाँ तक कैसे आई? अरशद भाई कहाँ है? अरशद को कुछ काम था, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, अनन्या ने कहा। तो श्रुति बोली, अच्छा, ये सब छोड़ो और बताओ तुम क्या खाओगी? मैं अभी तुम्हारे लिए मंगवा देती हूँ। मुझे अभी भूख नहीं है, एक बार सब आ जाए फिर साथ में डिनर करेंगे, अनन्या ने कहा। सोच लो, क्योंकि अभी सिर्फ 8:15 हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी 9 बजे से पहले यहाँ आएगा, श्रुति ने कहा। अच्छा, तो फिर तुम अपने पसंद का कुछ मंगवा लो, मैं वहीं खा लूँगी, थोड़ा सोचते हुए अनन्या ने कहा। इस पर श्रुति ने ओके कहा और रूम में लगी टेलीकॉम के पास चली गई। डोर पर नॉक की आवाज़ सुनकर अनन्या ने दरवाजे के पास गई और डोर व्यू मिरर से उसे बाहर खड़े इंसान को देखा और उसका मुंह बन गया। ये बेवकूफ़ आदमी यहाँ भी आ गया, वो मन ही मन बड़बड़ाई और वापस सोफे पर बैठकर दरवाजे को देखते हुए बोली, अगर अरशद ने इसे यहाँ देख लिया तो बेवजह ही प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ में मेरी जो क्लास लगेगी वो अलग। इतने में श्रुति उसके पास आकर बोली, हे अनन्या, क्या हुआ है तुम्हें? और तुमने डोर ओपन क्यों नहीं किया? तो अनन्या बेचारगी से बोली, बाहर ईशान है। ईशान? लेकिन वो यहाँ हमारे कमरे के बाहर, श्रुति ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। तो अनन्या ने शॉर्ट में उसे सारी बात बता दी। ये ईशान का बच्चा, मैंने इसे कहा था तुमसे दूर रहने को, लेकिन इसे मेरी बात समझ ही नहीं आती। श्रुति ने दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाई और दरवाजे के पास जाते हुए बोली, तुम यहीं रुको, मैं इसे अभी सबक सिखा कर आती हूँ। वही कमरे के बाहर दरवाजे पर नॉक करते हुए ईशान के फेस पर स्माइल थी। वो बोला, आज तुम जितना चाहो उतना कोशिश कर लो मुझसे बचने की। तुम्हारा सच तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा, मिस साइलेंसर। डोर का हैंडल घुमा और एक आवाज़ आई, ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशान को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने अपने लेफ्ट साइड देखा तो वहाँ रिवांश एक खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा था और उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। श्रुति का भाई यहाँ, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और अनन्या भी यही है, इसका मतलब श्रुति भी यही होगी। क्या पता उसी ने अनन्या को अपने साथ डिनर पर इन्वाइट किया हो। हाँ, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। ईशान यह सब मन में ही सोच रहा था कि वहीं जब श्रुति ने अपने भाई की आवाज़ सुनी तो उसने वापस डोर बंद कर लिया। ईशान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिवांश ने दूसरी बार अपनी बात रिपीट की। ईशान अभी भी कंफ्यूज था। उसने अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक झूठ बोला, मैंने अभी श्रुति को रूम में जाते देखा तो सोचा क्यों उससे मिलता चलूँ। इस पर रिवांश बोला, एक्चुअली ईशान, हमें हमारे एक फ्रेंड ने डिनर के लिए इन्वाइट किया है। होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। रिवांश इनडायरेक्टली ईशान को वहाँ से जाने को बोल रहा था और ये बात ईशान समझ गया। उसने फेक स्माइल करते हुए बोला, ऑफ कोर्स, आप सब डिनर इंजॉय करिए, मैं श्रुति से फिर कभी मिल लूँगा। शो रिवांश
शो ईशान, शो तुम्हें जाना था? रिवांश, ओह सॉरी, मुझे जाना था, मैं चलता हूँ। यू ऑल एंजॉय, गुड नाइट, बाय। कहते हुए ईशान वहाँ से उल्टे पैर निकल गया। स्टूपिड, उसे जाते देख रिवांश बोला। मीरा जो ये सब होता देख रही थी वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोके हुई थी। ईशान के जाते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। उसी होटल के दूसरे वीआईपी रूम के सोफे पर अरशद और मिस्टर सिन्हा आमने सामने बैठे थे। दोनों के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। वहीं उनके बगल में उनके आदमी खड़े थे। अरशद ड्रिंक का ग्लास घुमाते हुए बोला, ये सभी क्या बात हो गई जो आप मुझसे मिलने के लिए एक ही रात में अमेरिका से यहाँ आ गए? इस पर मिस्टर सिन्हा स्माइल के साथ बोले, थैंक्स टू यू मिस्टर अरशद, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और अपना ग्लास चेयर पर रख के आगे बढ़ाया। लेकिन उससे पहले ही अरशद ने अपना ग्लास टेबल पर रख दी और कहा, वेल मिस्टर सिन्हा, अगर आपको यही बात करनी है तो कल आप मेरे ऑफिस आ जाइए। मैं इसके लिए अलग से मीटिंग अरेंज करने के लिए बोल देता हूँ। अरशद को घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं थी और ये बात उससे जुड़े हर शख्स को मालूम था। मिस्टर व्यास भी इस बात को समझते थे। वो बोले, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला आपको मीटिंग अरेंज करने को कैसे बोल सकता हूँ? इतने में डैनियल बोला, मिस्टर सिन्हा, विल यू टॉक टू अबाउट वर्क? यस यस श्योर, कहकर मिस्टर सिन्हा ने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया। असिस्टेंट ने ब्रीफकेस खोलकर टेबल पर रख दिया। सूटकेस में प्लेटिनियम था जो अभी छोटे छोटे पत्थर कंकड़ की शेप में था। अरशद ने नजर सूटकेस को देखा और आराम से पूछा, तो क्या सोचा है आपने? तो मिस्टर सिन्हा बोलते हैं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए प्लेटिनियम को अमेरिका ले जाने में। तो डैनियल बोला, मिस्टर सिन्हा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप इसे अमेरिका ले जाकर पूरे देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं? मिस्टर सिन्हा इस पर कुछ बोलना चाहते थे, तभी अरशद ने कहा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? यह सुनते ही सिन्हा का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बोला, आप जो चाहे ले सकते हैं, बस ये काम गवर्नमेंट से छुप कर करना है। कुछ बोलने से पहले अरशद ने अपने कोट से पॉकेट से सिगार निकालकर उसे जलाया। फिर सिगार का एक कस लेते हुए बोला, एक महीने है आपके पास सारे प्लेटिनियम को निकालने के लिए। 1 महीने बाद वो ज़मीन मेरी होगी। यह सुनते ही मिस्टर सिन्हा का चेहरा नीला पड़ गया। फिर कुछ सोचते हुए वो बोला, ओके, मुझे ये डील मंजूर है, लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आप सही सलामत बिना गवर्नमेंट को भनक लगे काम पूरा करेंगे। तो अरशद सोफे से उठते हुए बोला, कल पेपर्स आपके पास पहुंच जाएंगे, और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ा। तभी मिस्टर सिन्हा सूटकेस लेकर उसके सामने खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर अरशद सिंघानिया, ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अरशद बोला, डैनियल? यस बॉस, डैनियल ने कहा। अरशद ने उसे सूटकेस लेने का इशारा किया और कमरे से बाहर चला गया। रूम नंबर B367 में अरशद का वेट कर रहे थे। 1 घंटा हो चला था। अरशद को न आता देख रिवांश ने उसे कई बार कॉल भी किया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर इसे हमारे साथ डिनर ही नहीं करना था तो पहले बता देता, कम से कम हम सब तो आराम से डिनर कर पाते। गुस्सा करते हुए रिवांश बोला और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। अगर मुझे जल्दी ही खाना नहीं मिला तो ये चूहे मेरा पेट काट कर बाहर आ जाएंगे। अपने पेट को हाथ से दबाते हुए श्रुति ने कहा। अनन्या चुपचाप दोनों भाई बहन को देख रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। तभी मीरा उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, अनन्या, अब तुम ही हमारी आखिरी होप हो। अनन्या उसे कंफ्यूज होकर देखने लगी। तो मीरा आगे बोली, तुम मिस्टर अरशद को कॉल करके पूछो वो कब तक आएंगे। मुझे यकीन है वो तुम्हारा कॉल कभी इग्नोर नहीं करेंगे। श्रुति खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ अनन्या, तुम अरशद भाई को कॉल करो, वो तुम्हारा कॉल तो पक्का रिसीव करेंगे। आपको पता है भाभी, एक बार मैं और भाई अनन्या के साथ एम्यूजमेंट पार्क गए थे। भाई ने अरशद भाई को कितनी बार वहां आने को कहा और अरशद भाई ने हर बार मना कर दिया। वहीं अनन्या ने बस एक बार कहा, अरशद मुझे अकेले यहाँ डर लग रहा है। फिर क्या था, आधे घंटे के अंदर ही अरशद भाई की हीरो वाली एंट्री हुई। फिर मीरा क्यूरियस होते हुए बोली, फिर जब तक हम एम्यूजमेंट पार्क में थे तब तक अरशद भाई अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर हमारी मिस ब्यूटीफुल अनन्या की ड्यूटी कर रहे थे। कहते हुए ईशान हंसने लगी। अनन्या का फेस शर्म से लाल हो गया। इस वक्त वो महज 14 साल की थी।
और पहली बार अम्यूजमेंट पार्क गई थी। मीरा अनन्या से बोली, यू आर सो लकी अनन्या कि तुम्हारे साथ मिस्टर अरशद है। जिस शख्स के सामने आने से भी लोग कतराते हैं, उसका साथ तुम्हारे साथ है। यह किसी मिरेकल से कम नहीं है। अनन्या ने जताया नहीं, मगर उसे मीरा की बात सुनकर प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी। रिवांश वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला, क्या बातें हो रही है? कुछ खास नहीं, हम बस अनन्या को बता रहे थे कि वो मिस्टर अरशद के लिए कितनी खास है। रिवांश मीरा के पास बैठते हुए बोला, खास नहीं, जान है उसकी। जैसे राजा की जान तोते में बसती थी, वैसे ही हमारे अरशद मियाँ की जान अनन्या में बसती है। गलती से भी कभी इसे हर्ट मत करना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं चाहकर भी तुम दोनों को बचा नहीं पाऊंगा। इस पर सब हंसने लगे। वही अनन्या का मन कर रहा था वो वहाँ से कहीं गायब हो जाए। रूम की बेल बजी। श्रुति सोफे से उठते हुए बोली, अरशद भाई होंगे, मैं देखती हूँ। उसने गेट खोला। सच में बाहर अरशद था। हेलो अरशद भाई, हिचकिचाते हुए श्रुति ने उसे विश किया। वही अरशद की नज़र सामने सोफे पर बैठी अनन्या पर गई। वो सीधे जाकर उससे के पास बैठ गया। अब वहाँ का माहौल पहले से एकदम अलग हो गया था। उसके पीठ पीछे उसके बारे में बात कर रही मीरा और श्रुति एक सिंसियर बच्चे की तरह बैठ गई। तुम्हें पता था ना, डिनर का टाइम 8:30 का था और अभी 9:15 हो रहे हैं। कहाँ तुम टाइम, प्रेस्टीज, मनी की बात करते रहते हो, जबकि तुम खुद ही एक लापरवाह इंसान की तरह बिहेव कर रहे हो। रिवांश उसे सुनाते हुए बोला। अरशद ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अनन्या के लाल चेहरे को देखा। वो उसके फोrehead पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक हो? उसके सबके सामने ऐसे उसकी परवाह देख अनन्या फिर से ब्लश करने लगी। उसका गाल सुर्ख गुलाबी हो गया। शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने सिर झुकाते हुए कसकर अपना बैग पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ, वो धीरे से बोली। हालांकि अरशद की डार्क डेविल आंखें उसके हाथों पर थी। अनन्या को इतना लापरवाह होता देख वो नाराजगी से बोला, क्या तुम्हें इस वक्त अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए? उसकी इस बात पर सब कंफ्यूज होकर अनन्या को देखने लगे। अनन्या भी कंफ्यूज नजरों से अरशद को देख रही थी। तो अरशद उसका हाथ पकड़कर उसके सामने करते हुए बोला, अगर तुम ऐसे ही खुद को चोट पहुंचाती रहोगी तो ये जख्म भरने की बजाय और हरा होता रहेगा। कहीं ऐसा ना हो मुझे तुम्हारा ये हाथ काटना पड़े। अरशद उसे और डांटना नहीं चाहता था, इसलिए मजाकिया ढंग से बोला। उसने पहले भी कभी लोगों की परवाह नहीं की, घर हो या बाहर। अनन्या के प्रति उसका बिहेवियर हमेशा एक सा रहा था। मीरा ये देखकर हैरान थी कि जिस बेरहम आदमी के बारे में उसने दूसरों से सुना था, असल में वो ऐसा भी हो सकता था। अनन्या ने आंखें सिकुड़ ली। वो अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, ये अब ठीक हो गया है। वो बात को ख़त्म करना चाहती थी। इतने में रिवांश बोला, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? ये चोट तुम्हें कैसे लगी? और अरशद तुम इतने लापरवाह कब से हो गए? तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। इस वक्त रिवांश सच में अरशद पर चिल्ला रहा था। उसे पता था अरशद की फैमिली अनन्या को पसंद नहीं करती थी। एक दोस्त होने के नाते उसे हमेशा से अनन्या की फिक्र ज्यादा थी। अरशद गुस्से से रिवांश को घूर रहा था। सब ये देखकर परेशान हो गए। बात और आगे ना बढ़े इसलिए अनन्या बोली, ये ठीक है, ज़्यादा सीरियस होने जैसी कोई बात नहीं है और इसमें अरशद की कोई गलती नहीं है। मैं ही थोड़ी लापरवाह हो गई थी। अनन्या को देखकर लग रहा था वो इस वक्त अपने क्लाइंट मिस्टर अरशद सिंघानिया को डिफेंस करने की कोशिश कर रही हो। रिवांश बोला, फिर भी अरशद को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ऐसा करता तो तुम्हें ये चोट कभी नहीं लगती। खैर छोड़ो, अभी इस बात को मैं कल खुद तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। अगर घाव को ऐसे ही खुला रखा गया तो चोट का निशान हमेशा के लिए तुम्हारे हाथों पर रह जाएगा। रिवांश बोले जा रहा था, वहीं अरशद खामोशी से उसे देख रहा था। वहीं बाकी सबकी दिल की धड़कन बढ़ी पड़ी थी। इतने में अनन्या का फ़ोन बजा। उसने उल्टे हाथ से फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर मुन्ना का नाम देखते ही उसने अरशद को देखा और फ़ोन वापस रखना चाहा, मगर तभी अरशद ने उसके हाथों से फ़ोन ले लिया। आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स इनोसेंट लव।